चैप्टर 11 देख रहे हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे। आपने सनी आफ्टरनून में या फिर हवा चलती हुई, ब्रीज चल रही है, शाम का समय है, रात का समय है, आपने देखा होगा कि दोपहर में थोड़ी गर्मी रहती है अगर आफ्टरनून है और सन आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों होता है? दिन में क्यों गर्म होता है, रात को क्यों ठंडा हो जाता है? कुछ टेम्परेचर डिफरेंस लगता है आपको? ये टेम्परेचर डिफरेंस के कारण है। आफ्टरनून में अगर आप 12 से 3 बजे के बीच में देखेंगे तो टेम्परेचर अच्छा खासा होता है, बल्कि यही टाइम हाईएस्ट होता है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लें, किसी भी मैटर को लें, तो उसमें कुछ थर्मल प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि उसमें हीट वो ट्रांसफर कर सकता है, हीट वो ले सकता है, हीट दे सकता है वो, और वो कितनी हीट ले सकता है और कितनी हीट दे सकता है। हम ये कह सकते हैं कि जब टेम्परेचर ज्यादा है तो ज्यादा हीट होगी, यानी कि 12 से 2 बजे जब सूरज दिख रहे हैं, सूरज से किरणें आ रही है, उसमें इंफ्रारेड रेज होती है, गर्मी आ रही है, आपको गर्मी महसूस हो रही है, और रात के समय आप चादर ओढ़ के सो रहे हैं क्योंकि आपको गर्मी नहीं मिल रही, आपको थोड़ा सा टेम्परेचर अपने बॉडी का मेंटेन करना है, तो ठंड सी लग रही है तो चादर ओढ़ लिया आपने। हॉट सनी डे जहां पर टेम्परेचर ज्यादा है इस तरीके से, या आप ठंडा पानी पी रहे हैं, बिल्कुल आप देखेंगे ठंडा पानी पीते ही शरीर जो है बिल्कुल थोड़ी देर के लिए ऐसा ठंडक महसूस होती है, टेम्परेचर कम होता है इसका। टेम्परेचर ये मेजर है, टेम्परेचर मेजरमेंट है, कितनी हॉटनेस है और कितनी कोल्डनेस है किसी बॉडी में, उसके डिग्री का। कि टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। हॉटनेस कैसे करेंगे? हॉटनेस कितनी है तो आप बताएंगे कि ये गर्म है, इतना गर्म है। ये किससे कंपेयर करेंगे? ये एक रिलेटिव वैल्यू है जो हम आगे देखेंगे। जैसे आपने कहा कि ये जो कप है, सूप है, इसमें गरम गरम सूप बनाया गया, आप कहेंगे ये गर्म है, हॉट है ये, और जो स्कूप ऑफ आइसक्रीम है वो ये ठंडा है। हीट एक एनर्जी का फॉर्म है जो आदान प्रदान की जाती है दो या दो से अधिक सिस्टम में या सिस्टम से सराउंडिंग में। ये किस किस तरीके से हो पाती है? क्योंकि दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस होता है। हर अवस्था इक्विलिब्रियम चाहती है, पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में देख लीजिए तो अगर कहीं टेम्परेचर मान लीजिए 23 डिग्री सेंटीग्रेड है, कहीं अगर 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, दो चीजें हैं, दो सिस्टम है, या फिर आप कहें ये सिस्टम है, सराउंडिंग है, तो 60 डिग्री है, तो ये कोशिश ये होगी कि हम 60 डिग्री जो है इसको थोड़ा सा गर्म कर दें, या इसकी जो वैल्यू होगी वो ये है कि दोनों को इक्वेट करना, ये थोड़ा सा टेम्परेचर इसका बढ़ जाए, यानी कि करीबन 23 प्लस 60/2, एक अंदाजा दे रहा हूं आपको, ये लाने की कोशिश करेंगे दोनों के दोनों। तो ट्रांसफर हो रहा है हीट का, तो ट्रांसफर हो रहा है हीट का। हीट जो है वो एनर्जी है जो यहां से वहां ट्रांसफर हो रही है, कुछ ना कुछ तो ट्रांसफर हो रहा है, तभी तो ये गर्म हो रहा है। कैसे गर्म हो रहा है? कोई ना कोई तो चीज इसमें लग रही होगी, एनर्जी लग रही होगी। जैसे आपने एक और एग्जांपल देता हूं आपके, एक कप है हॉट कॉफी का, इसको आप सोच सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है या सिस्टम है, और इस हॉट कॉफी के अलावा जितना भी है वो सराउंडिंग है। आपने कहा ये सराउंडिंग है, इसके अलावा सबको सराउंडिंग मान लिया। तो जब हीट फ्लो करेगी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे, तो आप कहेंगे कि हाँ, ये टेम्परेचर इसका बदल गया। कैसे? अगर आप गर्म, आप कहते हैं मैं तो गर्मा गर्म कॉफी पीता हूं, आपको ला के दिया गया, आप 5 मिनट बात करते रह गए, ये ठंडी हो गया, बोले अरे ये तो ठंडी हो गया, अब मैं कैसे पीऊं? कैसे ठंडी हुई ये तो गर्म थी, ठंडी कैसी हो गई ये? इसने सराउंडिंग, मतलब कॉफी से सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर हो गई, हीट चली गई, है ना? इसी को हीट कहते हैं। ये ट्रांसफर ऑफ हीट से हो रहा है। जो एसआई यूनिट है हीट की वो है जूल, क्योंकि मैंने बताया ये एनर्जी है, और एनर्जी है तो ये जूल है। और इसकी और भी यूनिट्स हैं जो कॉमनली आप देखेंगे जब भी हीट के करीब आएंगे, आप उसको पढ़ेंगे। तो एक तो कैलोरी है, कैलोरी को अगर 1000 से गुना कर दिया जाए तो किलो कैलोरी हो जाएगी।
तो ये जूल और कैलोरी में क्या रिलेशन है? एक कैलोरी जो होती है 4.18 जूल के बराबर होती है और 1 किलो कैलोरी 1000 कैलोरी के बराबर होती है। जो एसआई यूनिट है टेम्परेचर का, देखिए वो केल्विन है, ध्यान रखिएगा। हम लोग बहुत डिग्री सेंटीग्रेड ही में बात करते हैं, लेकिन जो एसआई यूनिट है इसकी वो केल्विन है। लेकिन फ़ारेनहाइट, सेल्सियस ये भी बहुत प्रचलित है, सेल्सियस सबसे ज्यादा प्रचलित है। टेम्परेचर का मेजरमेंट कैसे होगा? इसके लिए हम यूज करते हैं थर्मोमीटर। आपको याद होगा कि जब आप छोटे थे और आप थोड़ा सा बीमार हुए, आपको टेम्परेचर चढ़ा, तो आपकी मम्मी ने, पापा ने आपको एक कहा कि बेटा इसको मुंह में रख लो। वो आपका क्या था? थर्मोमीटर था। ऐसे आप डॉक्टर के पास गए, उन्होंने आपकी बाह मतलब आर्म उठाया, आर्म पिट्स में थर्मोमीटर रख दिया। तो आपका टेम्परेचर नापना चाहते हैं कि कहीं आप बीमार हैं, लेकिन कहीं आपका टेम्परेचर इतना ज्यादा तो नहीं है कि यू नीड मेडिकेशन। तो थर्मोमीटर क्या करता है? टेम्परेचर नापता है। मर्क्यूरी और अल्कोहल ये बहुत कॉमन लिक्विड्स हैं जो हम लिक्विड इन थर्मोमीटर्स में यूज करते हैं। कौन से यूज करते हैं? मर्क्यूरी और अल्कोहल। अगर थर्मामीटर बनाना है, 2 फिक्स पॉइंट चूज कीजिए एज अ रेफरेंस पॉइंट। ये जो फिक्स पॉइंट है इसको हम कहते हैं फ्रीजिंग आइस पॉइंट या बॉइलिंग स्टीम पॉइंट। जब बर्फ बन जाती है उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। जब, अब मैं बताऊंगा इसका अलग अलग है। बर्फ कैसे बन गया, पानी जो है बर्फ बन जाता है तो किस टेम्परेचर पे बनता है, ऐसी पानी जब हवा बन जाता है, जब धुआं बन जाता है, जब स्टीम बन जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं इसको। तो वाटर है, पानी फ्रीज हो रहा है या बॉयल हो रहा है इन 2 पॉइंट पे, इसको हम स्टैंडर्ड वैल्यूज कह सकते हैं और स्टैंडर्ड प्रेशर पे हम इसको नाप सकते हैं। तो जो आइस और स्टीम पॉइंट है, फ़ारेनहाइट की बात करें तो आइस है 32 डिग्री 0 डिग्री सेंटीग्रेड और यह है 212 डिग्री एफ फ़ारेनहाइट। अगर स्टीम पॉइंट की बात करें तो 180 इक्वल इंटरवल बन सकते हैं इन दो आपके इंटरवल में। अब आप देखिएगा कि ये मर्क्यूरी इन थर्मोमीटर है आपके पास। सेल्सियस स्केल में अगर इसी को तब्दील मैं करूं तो 32 डिग्री हो जाएगा 0 डिग्री, यानी कि आइस पॉइंट हो जाएगा 0 और 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा स्टीम पॉइंट। तो इसके बीच में कितने अंतर होंगे? 32 से 212 के बीच में कितने हैं? 180। इसको माइनस करके देख लीजिए, इन दोनों को का डिफरेंस देखेंगे तो 100 इक्वल इंटरवल आएंगे। इसीलिए सेल्सियस स्केल जो है इतना प्रचलित है कि 0 से लेकर आप 100 तक इसमें चले गए। तो ये आपका देखिए करीबन 20 से लेकर यहां तक जा रहे हैं। आप अलग अलग टेम्परेचर नाप सकते हैं आप। अच्छा, ये जो चीज है ना, ब्लू सी लाइन अगर आप देख पा रहे हो यहां से यहां तक, तो ये कितनी उड़ गई, कितनी, जैसे ये इसको हीट मिलेगी ये कितनी उड़ जाएगी, मर्क्यूरी हो या अल्कोहल हो, उससे पता चल जाएगा कि ये देखिए आपका यहाँ टेम्परेचर है, इतना टेम्परेचर है। इस तरीके से पता चलता है इसमें। जो आपस में रिलेशन है, जो टेम्परेचर सेल्सियस या फ़ारेनहाइट का अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके से है। उसका फार्मूला भी है हमारे पास। जैसे जो टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में, उसका टेम्परेचर जो सेल्सियस में क्या अंतर है। तो अगर मैं इस फ़ारेनहाइट को F कर दूं तो F माइनस 32 बाय 180 ये बराबर होगा आपका, अगर इसको टेम्परेचर सेंटीग्रेड को केवल T कर दिया जाए, T बाय 100। ऐसा रिलेशन बनता है इनके बीच में। तो टेम्परेचर जो फ़ारेनहाइट में है और टेम्परेचर जो सेल्सियस में है वो किस तरीके से बनता है। ये 32 से शुरू हो रहा है, जहां फ़ारेनहाइट 32 है वहां टेम्परेचर सेल्सियस का 0 है। जहां पर फ़ारेनहाइट आपका 212 है वहां पर टेम्परेचर 100 है। बस इतना ध्यान रखना है आप करके भी देख सकते हैं। मैं फ़ारेनहाइट को अगर यहाँ पर F को 32 कर दूं तो टेम्परेचर आपका 0 हो जाएगा। इसी जगह मैं फ़ारेनहाइट को अगर 212 लिख दूं, यहाँ पर 212 लिख दूं, तो देखिए क्या होगा, टेम्परेचर आपका 100 आ जाएगा, क्योंकि ये वैसे भी 180 बन जाएगा। डिवाइड करेंगे 180 कट जाएगा, टेम्परेचर 100 यहाँ चला जाएगा। तो दोनों ही केस में ये चीज रिलेशन आपकी बनती है। आइडियल गैस इक्वेशन और एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एक थर्मोमीटर जो यूज करता है कोई भी गैस, आपको एक रीडिंग देता है, कोई भी गैस हो, इसमें जितनी भी गैसेस हैं उनका अगर टेम्परेचर कम पे देखा जाए तो सेम एक्सपेंशन, वो एक्सपैंड सेम करती है, तभी तो
एक्सपैंड करती है तभी हमें पता चलता है कि क्या इसमें चेंज हो रहा है, उसी के हिसाब से हम अपना टेम्परेचर वगैरह निकालते हैं। जो किसी भी गैस के बिहेवियर को अगर हमको बताना हो, डिस्क्राइब करना हो, तो कुछ वेरिएबल्स हैं या कह सकते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी पैरामीटर्स हैं। कैसे बताएंगे? एक तो मास कितना है, क्वांटिटी की बात होगी, प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है। तो जो पीवीटी यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, पीवीटी कहिए, पीवी कहिए, ये जो चीजें हैं, इसमें मैंने जैसे बताया आपको, वेरिएबल हो गया क्वांटिटी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। मास, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। अच्छा, मास को और वॉल्यूम बड़ा रिलेटेड है, आपका वॉल्यूम प्रेशर बड़ा रिलेटेड है, टेम्परेचर से ये बाकी रिलेटेड है। तो देखिए, जहां पर अगर ये कैपिटल टी की बात करें और अगर स्मॉल टी आपका टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड है तो 273.15, जैसे आपको बताया मैंने, केल्विन से, केल्विन इसका एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, केल्विन ही में नापा जाता है ऐसा यूनिट में, लेकिन हम डिग्री सेंटीग्रेड में ज्यादा नापते हैं। जिन गैसों में कम डेंसिटी होगी, कम डेंस है, यानी कि बहुत ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं है, कम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, उसके कुछ लॉज है। एक बॉयज लॉ है, चार्ल्स लॉ है। तो बॉयज लॉ क्या कहता है? बॉयज लॉ ये कहता है कि P इंटू वी, प्रेशर और वॉल्यूम, ये हमेशा, प्रेशर इंटू वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ये तब होगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। इसी तरीके से V बाई टी, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन यहां पर प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। ये प्रेशर, टेम्परेचर कांस्टेंट पे है, ये बॉयज लॉ है। चार्ल्स लॉ ये कहता है कि V बाई टी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर आप कंबाइन करें चार्ल्स लॉ और बॉयज लॉ को, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी? PV इज इक्वल टू RT। आपने कहा V बाई टी कांस्टेंट है और आपने कहा PV कांस्टेंट है, लेकिन सेम यहां टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, यहां पर आपका प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। कंबाइन कर लेते हैं इनको, तो P इंटू वी बाय टी, ये कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट को हमने कहा R है, यहां पर कांस्टेंट की जगह R लिख दी। ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। तो PV इक्वल टू RT, ये आइडियल गैस सिचुएशन है जो कम टेम्परेचर पे लागू होगी, एप्लीकेबल तभी है जब टेम्परेचर कम है। अगर कोई भी आप क्वांटिटी ले लीजिए, किसी डाइल्यूट गैस की, डाइल्यूट मतलब कॉन्सेंट्रेटेड ना हो, मैंने जैसे बताया इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उसकी कम हो, तो PV इक्वल टू म्यू RT, जहां पर म्यू क्या है? ये जो भी आपने गैस का सैंपल लिया है उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, मास भी आ गया इसमें, तो मोल्स कितने हैं इसमें, म्यू। एक कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर अगर आप ले, तो जो टेम्परेचर चेंज होगा इसमें वो प्रेशर के हिसाब से चेंज होगा। और टेम्परेचर चेंज कैसे आप दिखा सकते हैं प्रेशर के साथ, उसको देखिए। आपने यहां पर वाई एक्सिस पे प्रेशर रखा, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर रखा, जैसी टेम्परेचर बढ़ेगा आपका प्रेशर बढ़ेगा, और वो लीनियरली बढ़ रहा है। देखिएगा, लीनियरली बढ़ रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब ये होता है कि किसी भी आइडियल गैस को ले लें आप, तो जितना मिनिमम, कम से कम एब्सोल्यूट टेम्परेचर है उस आइडियल गैस का, उसे हम एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। अगर हम प्लॉट करें प्रेशर और टेम्परेचर को, तो हमें क्या होगा? हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अगर हम एक्सटेंड कर दें इस लाइन को, जैसे हमें ये वाली चीज मिली प्रेशर टेम्परेचर की, अगर हम इसको पीछे की तरफ बढ़ा दें इस तरीके से, मतलब टेम्परेचर हमने एक्स एक्सिस में लिया, प्रेशर हमारा वाई एक्सिस में आ गया, और प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कुछ जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे ही प्रेशर बढ़ता है, या वाइस वर्सा, प्रेशर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, ऐसे हो गया। अब इसको अगर पीछे की तरफ खींच दें थोड़ा सा यहां पर, और एक्स एक्सिस में इसको टकराने दें यहां पर, तो जो मिनिमम टेम्परेचर है वो आप कहां से, एक्सपेरिमेंटली एम्पेरिकली देखा गया है,
ये आपका इतना आएगा। तो ये है आपका -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी को हम एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। जो रिलेशन है केल्विन और सेंटीग्रेड में वो इस तरीके से है। अगर आपको केल्विन में निकालना है तो जो सेंटीग्रेड है उसमें आपको 273.15 ऐड करना पड़ेगा। नियॉन का ट्रिपल पॉइंट और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रिपल पॉइंट इतना और इतना दिया हुआ है। आपको ये जो टेम्परेचर्स हैं एक्सप्रेस करना है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल किस तरीके से रिलेटेड है वो हम ऑलरेडी देख चुके। जो टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में वो बराबर होता है 9/5 टेम्परेचर जो आपका सेंटीग्रेड में +32। नियॉन के लिए क्या है, आपको ये एक वैल्यू दी हुई है ट्रिपल पॉइंट 24.57। अगर आप इसको केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना चाहें तो इसमें आप -273 या माइनस कर दें 273.15 जो कि -248.58 आएगा। ऐसी ही दूसरी के लिए ले लें। अब आपको ये रिलेशनशिप में ये वाली वैल्यू डाल दें, यानी कि TF जो आया और आपने डिग्री सेंटीग्रेड में निकाल दिया, इस डिग्री सेंटीग्रेड को यहाँ रख दें तो TF आ जाएगा इसमें, ये आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी कुछ ऐसी करेंगे। ये आपको दिया हुआ है ट्रिपल पॉइंट, इसमें -273.15 जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा। और ये जो फॉर्मूला है इसमें ये रख दीजिए, TC की जगह ये रख दीजिए, तो ये आपके पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी। दो एब्सोल्यूट स्केल्स A और B, इनके ट्रिपल पॉइंट्स बल्कि वाटर के वो इस तरीके से डिफाइंड है 200A और 350B। रिलेशन क्या है इनके बीच में, TA और TB के बीच में? तो ट्रिपल पॉइंट वाटर का एब्सोल्यूट स्केल पे आपने कहा कि ये 200 है। ट्रिपल पॉइंट वाटर का एब्सोल्यूट स्केल B पे आपने कहा 350 है। लेकिन हम जानते हैं कि ट्रिपल पॉइंट पानी का केल्विन स्केल पे कितना है, ठीक है, ये 273.15 केल्विन। तो जो टेम्परेचर इतना 273.15 केल्विन ये केल्विन स्केल पे है, वो किसके बराबर है? वो 200 के बराबर है आपके एब्सोल्यूट स्केल में जो आपको यहाँ दिया हुआ है। ये ट्रिपल पॉइंट और ये ट्रिपल पॉइंट एक है, ये अलग स्केल पे, ये अलग स्केल पे, लेकिन दोनों बराबर तो है। यानी आप कह रहे हैं कि 200A इज बराबर 273.15, A इसमें वेरिएबल है, तो A कितना आएगा 273/200। इसी तरीके से जो दूसरे में ये और ये बराबर है, क्योंकि दोनों ही ट्रिपल पॉइंट है पानी के, ये किसी एक स्केल में, ये केल्विन स्केल में है, दोनों को बराबर कर दीजिए, यानी 350B हो जाएगा 273.15। B कैसे निकल के आएगा, 273.15 को डिवाइड कर दिया 350 से, A और B आपके पास आ गए। लेकिन TA यहां पर आपका आप कह रहे हैं कि भाई हमारा ट्रिपल पॉइंट है वाटर का स्केल A पे, TB आपने कहा कि हमारा ट्रिपल पॉइंट है वाटर का स्केल पे, इस पे। तो हम क्या करेंगे, ये जो संख्या है इस ये TA इंटू TA विल बी इक्वल टू दिस इंटू TB, और दोनों बराबर भी हैं क्योंकि दोनों ट्रिपल पॉइंट है, दोनों को बराबर कर दीजिए। तो TA और TB में क्या रिलेशनशिप बन जाएगी, 4:7। अगर इसको डिवाइड करें 50-50 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए तो 4:7 आ जाएगा। ये रेशियो है TA और TB का। कंपेयर करना चाहें केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल को तो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 केल्विन बराबर आप कह सकते हैं 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर फ़ारेनहाइट में है। ऐसी जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, आइस पॉइंट आपका 273.15 है। स्टीम पॉइंट यहीं पे केल्विन में 373.15 है, जबकि आप जानते हैं कि 100 डिग्री पे पानी जो है वो उबलने लगता है। ये 212 है। ये आपस में रिलेशनशिप है इनका। थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें बॉडी के डायमेंशन चेंज हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, यानी कि वो फूलती है, उसमें थोड़ा इंक्रीमेंट होता है साइज में टेम्परेचर के साथ। अब एग्जांपल देखेंगे। अब ये हम कई जगह देखते हैं, जो पानी है वो लेक के ऊपरी सतह में क्या होता है,
क्योंकि इस पे डायरेक्ट गर्मी पड़ रही है, नीचे की सतह में नहीं पड़ रही। वो एक्सपैंड करता है, लेकिन जैसे ही आप फ्रीजिंग देखें तो सो व्हेन दिस वाटर फ्रीजेस इट इंसुलेट्स द वाटर बिलो इट। कहने का मतलब ये है कि अगर ये गर्म होता है तब अलग बात होती है, लेकिन ये ठंडा जब हो जाता है तो ये ऊपर की सतह जो होती है वो फ्रीज हो जाती है, लेकिन नीचे का पानी नहीं होता। इसीलिए इस इन लेक्स में फिश सरवाइव करती है। कहीं अगर आप ये समझे कि पूरा का पूरा फ्रीज हो गया तो फिर मछलियां क्या होंगी, मछलियां भी फ्रीज हो जाएंगी उसके अंदर? नहीं, ऐसा नहीं होता। ऊपर वाला फ्रीज हो जाता है और नीचे वाला, यही चीज गर्मी के साथ है। जो टॉप लेयर है फ्रीज हो जा रही है, लेकिन जो फ्लोरा एंड फौना है उस लेक का वो इफेक्ट नहीं हो रहा है। अब थर्मल एक्सपेंशन, किसी चीज का बढ़ना या घटना, जैसे ही आप पानी लें और उसका सॉलिड बना दें, देखेंगे आप वो जगह ज्यादा घेर रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। जैसे ही हम अपना हॉट वाटर टैप खोलेंगे, पानी आता है और पानी उस समय कोल्ड होता है, लेकिन क्योंकि अभी वो पाइप का पानी है, अभी गर्म पानी आया नहीं है, लेकिन जैसे ही गर्म पानी आना शुरू हो जाता है तो जो फ्लो है वो थोड़ा कम हो जाता है, कभी कभी बंद भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस मेटल को इसने क्या किया, गर्म पानी है तो गर्म पानी का काम क्या होता है, गर्मी होती है उसमें, जो इसके अंदर वॉल्व्स लगे हैं वो उसको एक्सपैंड कर देता है और वो ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं इस पानी को। कभी कभी ये पानी नहीं आता, लेकिन आजकल जो नल वगैरह बनाए गए हैं वो बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं, ऐसी चीज नहीं होती है, बाकायदा पानी आता है। बट एक बात बता रहा हूं कि गर्म पानी के कारण चीजें फूल जाती हैं, एक्सपैंड हो जाती हैं। अब थर्मल एक्सपेंशन होता क्या, क्यों है, क्यों चीजें गर्मी के कारण या ठंड के कारण बढ़ती या घटती हैं? जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रैंडम मोशन में मूव कर रहा है, अगर हीटेड पार्टिकल है मूव कर रहा है, तो जो डिस्टेंस है मॉलिक्यूल के बीच में वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही हीट आपने प्रोवाइड की तो जो डिस्टेंस है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो बढ़ जाता है। अब मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है आपने क्योंकि गर्मी दी ना उसके बीच में, रैंडम मोशन ज्यादा बढ़ गया तो एक्सपैंड हो जाता है। अगर यहां पर आप देखिए तो ये एक इमेज है जिसमें बड़ा टाइटली पैक्ड हिसाब किताब है, लेकिन जैसे ही आप इसमें हीट प्रोवाइड करेंगे ये थोड़े थोड़े दूर हो गए, यहां पर देखिए थोड़ा सा दूर हो गए और रैंडम मोशन में ये जा रहे हैं। लेकिन यहीं पे अगर आप ऑब्जेक्ट को कूल कर लें तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसे हम कहते हैं नेगेटिव थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन कौन कौन से टाइप के होते हैं? एक तो लीनियर एक्सपेंशन है जहां पर लेंथ में एक्सपेंशन हो जाता है, एरिया मतलब पूरे एरिया में एक्सपेंशन हो जाएगा, और वॉल्यूम में एक्सपेंशन होगा तो उसे हम वॉल्यूम एक्सपेंशन कहेंगे। एरिया एक्सपेंशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए एरिया ए है, अब इसमें डेल्टा एरिया बढ़ गया, डेल्टा ए एरिया बढ़ गया, तो जो एरिया एक्सपेंशन है इसको हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो एरिया में एक्सपेंशन हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जो एरिया एक्सपेंशन है इसमें लेंथ भी बढ़ती है और ब्रेड्थ भी बढ़ती है। इस इमेज में आप देखिएगा कि जो एरिया है इस क्यूब का, ए से लेकर ए प्लस डेल्टा ए बढ़ गया, ये डेल्टा ए जो है वो इंक्रीज है, स्लाइड इंक्रीज इन द एरिया बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के कारण ये डेल्टा ए बढ़ा है। मैथमेटिकली इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा ए बाय ए, इसको आप लिख सकते हैं ये कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन है और ये डेल्टा टी है, टेम्परेचर। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन है इसको हम बताते हैं कि ये डिग्री ऑफ एरिया एक्सपेंशन, ये डिग्री ऑफ एरिया एक्सपेंशन जितना टेम्परेचर चेंज के कारण हुआ है। इसका मतलब कि हमेशा एरिया, या ये कहें कि इंक्रीज जो हुआ एरिया का टेम्परेचर के साथ, वो यहां बताया गया, इसको हम डिनोट करते हैं ए से। ये कैरेक्टरिस्टिक है सब्सटेंस की और ये टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, टेम्परेचर के साथ ये चेंज होती है। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होता है? इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, ऐसा एक्सपेंशन वॉल्यूम में जब हो रहा है होता है जब टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम बढ़ता है। इसका मतलब यहां पर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों बढ़ेगी, क्योंकि जो भी सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं, लेंथ, ब्रेड्थ, अगर वो 2 वे नहीं है, 3 वे है या 3D है, तो तीनों चीजें बढ़ेंगी इसमें।
अब यहां पर देखिएगा कि जैसे वॉल्यूम V था, यहां पर V प्लस डेल्टा V हो गया, यानी डेल्टा V इंक्रीज हुआ, और ये डेल्टा V जो है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों में इंक्रीज है। और जो एक्सपेंशन है वॉल्यूम का, जैसे ही आप देखेंगे टेम्परेचर बढ़ने के कारण, इसको मैथमेटिकली दिखाना चाहें तो डेल्टा V बाय V, AV इक्वल टू AV इंटू डेल्टा T। AV क्या है इसमें, ये कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम है। जो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम है इसको हम कह सकते हैं वो डिग्री ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर, यानी ये आपका डिग्री ऑफ डेल्टा V बाय V आपका डिग्री ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन हुआ, और ये आपका डिवाइड बाय टेम्परेचर, ये क्या हो जाएगा AV। इसको हम ये AV को कह रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम। A सब V है, ये A इंटू V नहीं है, A सब V, मतलब A के नीचे हमने सबस्क्रिप्ट लगाई है। ये कैरेक्टरिस्टिक है सब्सटेंस की, और ये टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। यदि हम प्लॉट करें AV टेम्परेचर के साथ, तो सबसे पहले क्या होगा, AV शुरुआत में लीनियरली बढ़ेगी। यहां से देखिए थोड़ा सा लीनियर, यहां से सीधा बढ़ रहा है, लीनियर एक्सपेंशन हो रहा है। लेकिन जैसे आप आगे बढ़ेंगे हायर टेम्परेचर भी, ये नॉन लीनियर हो जाएगी, ये नॉन लीनियर हो जाएगी, और उसके बाद एक पॉइंट के बाद ये कांस्टेंट हो जाएगी। तो जो कोएफिशिएंट है वॉल्यूम एक्सपेंशन का, ये कॉपर का एग्जांपल दिया है, ये टेम्परेचर के साथ जो चेंज हो रहा है वो ये है, इनिशियली ये बिल्कुल लीनियरली बढ़ रही है, उसके बाद इसमें बड़ा नॉन लीनियर चेंज आया, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगी। सॉलिड और लिक्विड की बात करें तो यहां थर्मल एक्सपेंशन कम होता है। अब आप कहेंगे पानी के साथ ऐसा क्यों नहीं होता, थोड़ा पानी का अलग बिहेवियर है, कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाता है पानी टेम्परेचर के साथ। अगर इसको 0 डिग्री पे रखा जाए तो क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एक्सपैंड नहीं करता। ये कब तक होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। जो वॉल्यूम है इस पानी का, वो कहां होगा, मिनिमम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसका मतलब जब वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी, यहां पर डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद पानी जो है वो एक्सपैंड करना शुरू करता है। 4 डिग्री के नीचे वॉल्यूम इंक्रीज करता है, इसका मतलब डेंसिटी यहां पर कम हो रही है। इसका मतलब जो वाटर है, या ये जैसे मैंने पहले भी डिस्कशन किया, वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कहां पर होती है, 4 डिग्री पे। अब एडवांटेज क्या है, पर मैं इसको पहले यहां से समझा दूं आपको। ये टेम्परेचर है, अब ये वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप है। तो शुरुआत में ये 4 डिग्री यहां पे देखिएगा, तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये 4 डिग्री तक तो वॉल्यूम कम हो रहा है टेम्परेचर के साथ। इस पॉइंट पे वॉल्यूम सबसे कम रहेगा, यानी कि डेंसिटी सबसे ज्यादा रहेगी। और उसके बाद जैसे ही ये बढ़ेगा, मतलब आप टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, फिर वॉल्यूम जो है वो बढ़ने लग जाएगा, यानी कि डेंसिटी डिक्रीज होने लग जाएगी। इस पॉइंट पे आपका वॉल्यूम सबसे कम है और डेंसिटी सबसे ज्यादा है। ये इसका एनोनोमस या आप ये कहिए कि बाकी चीजों से अलग बिहेवियर है, इसको एनोमली कहते हैं, इसीलिए एनोमलस कहते हैं इसको। इसी प्रॉपर्टी के कारण जो पानी है लेक्स में और पॉन्ड में, वो कहाँ केवल टॉप लेयर पे फ्रीज हो जाता है, नीचे नहीं होता है। लेकिन क्योंकि अगर देखिए अगर पानी नीचे फ्रीज हो गया तो एनिमल प्लांट्स का क्या होगा, इसीलिए ऊपर वाले ने कुछ इस तरीके से इंतजाम किया है कि फ्रीजिंग भी हो जाए और नीचे की चीजें भी बची रहे। यदि हम प्लॉट करें टेम्परेचर को अपने एक्स एक्सिस पे, डेंसिटी को अगर हम कहें वाई एक्सिस पे, तो हमको कैसा ग्राफ मिलेगा, इसी पानी की बात कर रहे हैं। डेंसिटी जो होती है इंक्रीज करती है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, डेंसिटी आपकी यहां से यहां तक इंक्रीज हो रही है। इधर पे करीबन 4 डिग्री पे ये मैक्सिमम हो जाएगी, और उसके बाद डेंसिटी डिक्रीज होना शुरू होगी। फिर आप आगे बढ़ाएंगे तो डेंसिटी डिक्रीज होना शुरू होगी। एवी और एल में क्या रिलेशन है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एल और कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, इसमें क्या रिलेशन है। जो एवी है वो थ्राइस होता है एल के। अब इस रिलेशनशिप को आप कैसे बनाएंगे,
आप एक ब्लॉक लीजिए क्यूब का, जो इनिशियली जिसकी आपने लेंथ मानी एल। मान लीजिए टेम्परेचर टी से डेल्टा टी आपने बढ़ा दिया, डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज किया, इसी टेम्परेचर के इंक्रीज करने के कारण लेंथ आपका डेल्टा एल से बढ़ गया। तो पहले आपका ए एल क्या था, डेल्टा एल बाय एल इंटू डेल्टा टी। इसी तरीके से जो ए एल है, मतलब अगर मैं डेल्टा एल निकालना चाहूं तो बाकी सबको लेफ्ट में ले जाएंगे, तो डेल्टा एल हो गया ए एल एल डेल्टा टी। अब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ डेल्टा टी से, तो वॉल्यूम भी बढ़ गया, वी प्लस डेल्टा वी हो गया। अब डेल्टा वी आपको चेंज इन वॉल्यूम है, यानी कि पहले क्या था, यहाँ पर एल था तो एल क्यूब आपका वॉल्यूम हो गया। आपने कहा ये एल प्लस डेल्टा एल हो गया, तो वॉल्यूम हो गया एल प्लस डेल्टा एल होल क्यूब। दोनों इसको इससे ये सेपरेट कर दें तो उतना चेंज इन वॉल्यूम हुआ, तो डेल्टा वी कितना हो जाएगा, डेल प्लस डेल्टा एल होल क्यूब माइनस एल क्यूब। वॉल्यूम क्यूब का एल क्यूब ही होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा वी मिल जाएगा 3l² डेल्टा एल। हमने क्या किया, डेल्टा एल स्क्वायर और डेल्टा एल क्यूब को यहाँ पर जब हम इसको ओपन करेंगे तो इसको इग्नोर कर दिया, क्योंकि ये बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी, वैसे भी बहुत छोटा है, और क्यूब और स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। तो डेल्टा वी इससे क्या आ गया 3 इस। अब हम क्या करेंगे, इस डेल्टा एल की जगह ये रख देंगे, तो कुछ इस तरीके से आपकी वैल्यू आ गई। तो डेल्टा वी आपका आ गया 3v ए डेल्टा डी, यानी कि ये ए वी जो हो गया आपका 3al के बराबर हो गया। ये रिलेशन है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन और कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन में। थर्मल स्ट्रेस क्या होता है, जो मैकेनिकल स्ट्रेस आता है बॉडी में, जब कुछ या उसके जो पार्ट्स हैं वो फ्री नहीं है, अगर वो आपने उनको वो एक्सपैंड होना चाहते हैं या छोटे होने चाहते हैं, टेम्परेचर आपने दिया और वो एक्सपैंड होना चाहते हैं, तो अब एक्सपैंड होना चाहते हैं, उनके पास जगह नहीं है, तो उसमें उनमें एक स्ट्रेस पैदा हो जाएगा। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म करें या कूल करें तो या तो एक्सपैंड होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन अगर आपने अलाउ ही नहीं किया उसको एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, तो मैंने कहा कि इसमें एक मैकेनिकल स्ट्रेस आ जाएगा। इसी स्ट्रेस को हम थर्मल स्ट्रेस कहते हैं। जैसे आप देखिए कि जब हम हाईवेज या फ्रीवेज बनाते हैं तो डिग 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 करके आपकी थोड़ी देर में, आप देखिए पुल पे भी देखिएगा कि थोड़ी देर में आपकी गाड़ी ढक ढक करके आवाज करती है, क्योंकि नीचे रोड के बीच में जगह होती है। मतलब अगर इस तरीके से रोड बना हुआ है तो यहाँ इनके बीच में जगह होगी, यहाँ जगह होगी, और ये क्यों होता है, बड़ी फ्लेक्सिबल, या तो इसमें हवा छोड़ दी जाती है, या मतलब इनके बीच में कोई स्पेस छोड़ दी जाती है, या फिर इसमें बहुत ही फ्लेक्सिबल मटेरियल डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही दिन की गर्मी होगी ये एक्सपैंड करेगा, और ये अगर लोहा एक्सपैंड किया या फिर जो कंक्रीट एक्सपैंड किया, तो कुछ दिनों में अगर इस तरीके से अगर रोड है, तो अगर खास तौर पे जो ब्रिज है वो इस तरीके से हो जाएगा, या फिर वो बीच से टूट जाएगा, उसमें क्रैक आ जाएंगे। हमको उसको जगह देनी पड़ेगी थोड़ी सी, ताकि ये एक्सपैंड करे, और कॉन्ट्रैक्ट तो खैर है ही, जगह इसलिए दी गई है, एक्सपैंड करे तो वो जगह भर जाए और ये आपस में एक दूसरे से टकराए ना, और कोई डिफॉर्मेशन ना हो शेप का। हीट कैपेसिटी जब किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर में चेंज होता है, उसके टेम्परेचर में जब चेंज हुआ, तो जो अब्जॉर्प्शन है हीट का, या फिर कहें रिजेक्शन है उस हीट का सब्सटेंस द्वारा, वो हम कैसे बताते हैं कि भाई इसकी हीट कैपेसिटी कितनी है। एक क्वांटिटी हम बता सकते हैं कि ये कितना हीट ले सकता है और कितना हीट छोड़ सकता है, वो है हीट कैपेसिटी। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एस से, और कैपिटल एस क्या हो गया, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। डेल्टा क्यू इसमें क्या है कि कितना हीट सप्लाई किया आपने, और उस हीट सप्लाई के कारण कितना चेंज हुआ टेम्परेचर में, डेल्टा टी। ये हीट कैपेसिटी होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है फिर? अब हर एक कोई भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस ले लीजिए स्पेसिफिक, उनकी एक स्पेसिफिक एक यूनिक वैल्यू होती है कि कितना वो हीट अब्सॉर्ब करेंगे, कितना अमाउंट हीट अब्सॉर्ब कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। जब आप टेम्परेचर चेंज करेंगे उसके यूनिट मास का, उसके यूनिट मास का, एक यूनिट कह रहा हूं मैं, तो जो क्वांटिटी है, जब हम यूनिट मास की बात करते हैं, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उस सब्सटेंस की। इसको मैथमेटिकली लिखूं मैं तो S इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। डेल्टा क्यू ये है, ये कितना हीट अब्सॉर्ब किया, रिजेक्ट किया इस सब्सटेंस ने, और
डेल्टा टी है कितना टेम्परेचर चेंज किया आपने। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जैसे मैंने बताया कि यहां हम बात कर रहे थे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और इसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये उतनी हीट है जितना अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास, अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास जितना एब्जॉर्ब करेगा सब्सटेंस या रिजेक्ट करेगा जब आप टेम्परेचर चेंज करेंगे 1 डिग्री से। ध्यान रखिएगा, या 1 डिग्री नहीं कहूंगा मैं इसको, मैं 1 यूनिट कहूंगा। तो जो स्पेसिफिक हीट है उसको हम डिफाइन करेंगे कैसे, जितना हीट पर यूनिट मास, हीट ये ध्यान रखिएगा, हीट पर यूनिट मास ये हीट को लेगा या छोड़ेगा, रिजेक्ट करेगा जब आप टेम्परेचर को 1 यूनिट से बढ़ाएंगे या घटाएंगे। तो मैथमेटिकली इसको एस को हम लिख सकते हैं एस बाय एम, इसको हम लिखेंगे इस वैल्यू से। जे डेल्टा क्यू आप जो दिख रहा है वो है कि कितना हीट एब्जॉर्ब किया गया, रिजेक्ट किया गया, एम इसमें मास है, डेल्टा टी आपका टेम्परेचर है, और ये पूरी तरीके से सब्सटेंस पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जो एसआई यूनिट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वो है जूल पर केजी पर केल्विन। अब मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हुई? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने देख ली। मोलार का मतलब होता है हीट कैपेसिटी मोल के हिसाब से, पर मोल। तो हीट कैपेसिटी में कहूं पर मोल किसी सब्सटेंस की, इसको हम डिफाइन करते हैं कितनी हीट मोल्स में गिनेंगे इसको, कितनी हीट मोल्स में इसने एब्जॉर्ब की या रिजेक्ट की। मास नहीं है इसमें, मोल है। अगर आपने टेम्परेचर चेंज किया 1 यूनिट से, इसको लिखेंगे कैसे, आप लिखेंगे सी एस बाय म्यू। अब इसमें देखिएगा कि ये जो म्यू है ये सब्सटेंस का अमाउंट है मोल्स में, जो सी है इसको आप कह रहे हैं मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उस सब्सटेंस की, डेल्टा क्यू है जितना हीट एब्जॉर्ब किया गया, रिजेक्ट किया गया, ऐसी डेल्टा टी है टेम्परेचर चेंज। और ये भी पूरी तरीके से सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। एसआई यूनिट इस मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की ले जे पर मोल, जूल पर मोल पर केल्विन आएगा ये। मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी और मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो अगर एक गैस है वो कांस्टेंट प्रेशर पे है हीट ट्रांसफर के समय, तो जो उसके साथ जो मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी उसको हम कहेंगे मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखिएगा, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पे, इसलिए इस सी को के साथ पी रखा है कि ये कांस्टेंट प्रेशर पे है। इसी के साथ सी के साथ वी लग जाए तो कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वी हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी वी क्या होगी, यदि वॉल्यूम उस गैस का उसको मेंटेन किया जाए हीट ट्रांसफर के समय, तो जो उसके साथ जो मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगी उसे हम मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे, जैसे कांस्टेंट प्रेशर पे था। पानी का हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, वाटर हैज हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्यों? इसीलिए कि आप देखिए, इसी कारण से हम इसको कूलेंट की तरह यूज करते हैं ऑटोमेटिक ऑटोमोबाइल रेडिएटर में, या फिर हॉट वाटर बैग में हम इनको यूज करते हैं पानी को, क्योंकि इसका सबसे बेहतरीन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। एक एक्सपेरिमेंट है स्पेसिफिक हीट का मेटल का, एक 0.20 kg ब्लॉक मेटल है, 150 डिग्री पे सेंटीग्रेड पे है। इसको ड्रॉप किया गया कॉपर कैलोरीमीटर में, जिसका वाटर इक्विवेलेंट है 0.025 kg। 150 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो गया, इतना वाटर है 27 डिग्री पे। जो फाइनल टेम्परेचर है वो आ गया 40 डिग्री। आपको स्पेसिफिक हीट निकालनी है मेटल की। यदि हीट लॉसेस जो सराउंडिंग को है वो नेग्लिजिबल मान लीजिए, अब क्या ऐसे पे आपका जो सोल्यूशन है वो ज़्यादा या कम होगा, जो एक्चुअल वैल्यू स्पेसिफिक हीट की है उस मेटल की, ये बताना है। तो क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, मास दिया हुआ है हमको मेटल का, इसको हम ग्राम में चेंज कर लेते हैं, चाहे तो इसमें भी रख सकते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर और केजी साथ में नहीं बैठते हैं इसलिए हम चेंज कर रहे हैं। इनिशियल टेम्परेचर 150 डिग्री है, फाइनल टेम्परेचर 40 डिग्री है, तो T1 हम मानते हैं 150 और T2 मानते हैं 40 इस मेटल का। अब जो कैलोरीमीटर की बात हो रही है उसका वाटर इक्विवेलेंट मास है आपका 0.025 kg, यहाँ दिया हुआ है, जिसको हम ग्राम में चेंज कर देते हैं, 25 ग्राम आ जाएगा।
वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, 150 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया। तो जो मास है वाटर का इस टेम्परेचर पे कितना हो गया, मतलब T 27 डिग्री पे 150 इंटू 1, ये अपने मास हम जानते हैं कैसे निकालते हैं। मास आता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम आपके पास ये है और डेंसिटी 1 है, डेंसिटी 1 होती है अगर हम इन यूनिट्स में लें तो 150 ग्राम हो गया। टेम्परेचर का कितना चेंज हुआ, 150 और 40 में दोनों को माइनस कर लीजिए, 110 डिग्री चेंज हुआ। जो स्पेसिफिक हीट है वाटर की ये हम जानते हैं, ये एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है 4.186 जूल पर ग्राम पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट उस मटेरियल की या मेटल की हमें पता नहीं, सी ले लेते हैं। तो हीट लूज कितनी हुई, mc डेल्टा टी। राइज जो टेम्परेचर हुआ, मतलब राइज जो टेम्परेचर का हुआ वाटर का और कैलोरीमेट्री सिस्टम का कितना हुआ। अब देखिए ये 27 डिग्री पे था, ये 40 पे पहुंच गया, कहने का मतलब कैलोरीमीटर में कितना चेंज हुआ, 27 को 40 से घटा दीजिए, 13 डिग्री हो गया। अब जितना वहां पर गेन किया गया वही यहां तो लूज होगा, यानी कि हीट जो कैलोरीमीटर सिस्टम ऑफ वाटर ने गेन किया वो कितना है, डेल्टा थीटा। ये भी इसको इस तरीके से मान लीजिए, ये m1 CW डेल्टा टी ले लीजिए। m1 क्या होगा, m प्लस डेल्टा m, यानी कि आप 150 ये लेंगे और 25 ये लेंगे। पूरा सिस्टम जब आपने मेटल ने जो लूज किया वही तो पानी और कैलोरीमीटर सिस्टम ने गेन किया। तो जो पहली चीज मैंने यहां बताई थी आपको mc डेल्टा टी, ये हीट लूज हुई और यही हीट गेन हुई। तो हीट लूज को हम बराबर कर देंगे हीट गेन, जो कि ये संख्या है, दोनों को बराबर कर दीजिए। जो वैल्यू है वो लिख लीजिए, ये हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, 150, 25, ये दोनों, ये 4.186 पिछले बार मैंने पिछले पेज में बताया। तो सी निकालने के लिए हमको क्या करेंगे, ये लेंगे और 200 और 110 को मल्टीप्लाई करके इनसे डिवाइड कर देंगे, तो तकरीबन ये वैल्यू आ जाएगी। अगर मान लीजिए कुछ हीट लूज हो जाती है सराउंडिंग को, तो जो वैल्यू है सी की वो कम रहेगी एक्चुअल वैल्यू से। कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री में दो शब्द हैं, एक कैलोरी, कैलोरी का मतलब होता है हीट, एक है जो मीट्री होती है उसे हम कहते हैं मेजरमेंट। तो अगर हीट का मेजरमेंट हो रहा है तो उसे हम कैलोरीमेट्री कहेंगे। तो कैलोरीमेट्री को हम कैसे डिफाइन करेंगे, जो गर्मी का या हीट का ट्रांसफर हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है या भेजी जा रही है एक बॉडी जिसका हायर टेम्परेचर है उसका लोअर टेम्परेचर पे, हायर टेम्परेचर हमेशा लोअर टेम्परेचर को देता है। आप ये समझिए कि कोई लॉस नहीं हो रहा है एटमॉस्फेयर को, तो कैलोरीमेट्री को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। क्या है कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल, जो हीट लूज की जाएगी वही हीट गेन की जाएगी। मतलब एक बॉडी जितना लूज करेगी दूसरी बॉडी उतना गेन करेगी, या जितना बॉडी इसने गेन किया उतना इसने लूज किया होगा। अब जो डिवाइस हम कैलोरीमेट्री में यूज करते हैं उसको हम कहते हैं कैलोरीमीटर। तो एक कैलोरीमीटर में क्या होता है, इसको आप देखें, एक मेटालिक वेसल है, इसमें एक स्टीरर है, ये दोनों के दोनों सेम मटेरियल के होते हैं। जैसे अगर आपने कहा कि भाई कॉपर है या एल्यूमिनियम है, ये वेसल है आपका, ये वुडन जैकेट में रखा हुआ है, इसका मतलब वुडन जैकेट में हीट लॉस कम होता है। आपने देखा होगा जो ठंडे इलाके होते हैं उनमें उनके जो घर बने होते हैं लकड़ी के होते हैं, या अंदर जो फ्लोरिंग होती है और आपकी दीवारें होती है वो लकड़ी की होती है, वो इसी कारण से होती है। जो मर्क्यूरी थर्मोमीटर है, इसको आप यदि थर्मोमीटर है इसको इंसर्ट किया, एक स्मॉल ओपनिंग है आउटर जैकेट की, इस तरीके से बनता है। ये कैलोरीमीटर है, यहाँ पर आपका इंसुलेशन है, ये लिक्विड है, ये आपके हीट कॉन्टैक्ट्स है। चेंज इन स्टेट, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड, ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं। इनको हम स्टेट चेंज कहते हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस अलग अलग स्टेट है किसी भी सब्सटेंस या मटेरियल के, इनका आपस में जो चेंज होता रहता है उसको हम स्टेट चेंज ऑफ स्टेट कहते हैं। जैसे ये बर्फ है, ये बन गया बूंद, बूंद जो है वो आपकी बन गई बादल। तो यहां पर आइस चेंज हो रहा है वाटर में और लिक्विड चेंज हो रहा है वेपर में। तो अगर आप सॉलिड को देखें आइस और वो वाटर में चेंज हो जाए, यानी सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए, उसको हम कहते हैं मेल्टिंग। अगर लिक्विड चेंज हो रहा है सॉलिड में, उसको हम कहेंगे फ्यूजन। तो ये कुछ डायग्राम से बताने की कोशिश की गई ग्राफ से कि टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ किस तरीके, और टेम्परेचर के साथ और टाइम का है कि कैसे चीजें चेंज हो रही है।
थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? थर्मल इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेट है जहां पर ना तो कोई हीट या लूज हो रही होती है, ना गेन हो रही होती है। मैंने कहा अगर यहाँ पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैं एक चीज है मेरे पास और वही चीज दूसरी मैं इसके साथ रख दूं 20 डिग्री पे, तो ना तो इसमें कुछ जाएगा ना कुछ इसमें आएगा, कोई ट्रांसफर नहीं होगा। तो जो टेम्परेचर है जिसपे सॉलिड और लिक्विड स्टेट सब्सटेंस के वो आपके थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ये पूरी तरह का सब्सटेंस और प्रेशर पे डिपेंड करता है, और जो मेल्टिंग पॉइंट है सब्सटेंस का किसी स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसे हम कहते हैं नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। रेगुलेशन क्या होता है? रेगुलेशन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का उसको हम कम कर सकते हैं प्रेशर लगा के। ये ग्लेशियर और ये जो एग्जांपल है गर्ल स्केटिंग ऑन स्नो, ये रेगुलेशन के एग्जांपल है। रेगुलेशन के कॉज क्या है? यदि मान लीजिए हमारे पास एक ब्लॉक है आइस का और कॉपर वायर है, इसको हमने पुल किया, 2 मासेस हमारे पास है, ये कॉपर वायर है। अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो कॉपर वायर है वो पास हो सकते हैं इस आइस ब्लॉक के। क्यों? क्योंकि कॉपर बड़ा अच्छा कंडक्टर है इस हीट का। तो जैसे ये पास होगा आपके आइस से, वो फ्रीज हो जाएगा, इट गेट्स रीफ्रीज। तो कॉपर जनरेट करेगा हीट, और ये जो हीट है वो बिल्कुल पास हो जाएगी उसी समय जो आइस है उसके नीचे, और वो मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी उसमें, क्योंकि वहां पर प्रेशर का इंक्रीज है जो टेम्परेचर को लोअर करेगा, जिसके कारण जो वायर है वो मूव कर सकता है इस आइस में। ये क्यों होता है? रेगुलेशन के कारण होता है। यहां पर आपको दिखाया जा रहा है कैसे कॉपर वायर पास कर सकता है आइस, एक ब्लॉक ऑफ आइस में। वेपराइजेशन, लिक्विड से वेपर का ट्रांजिशन चेंज, इसको हम वेपराइजेशन कहते हैं। यानी कि लिक्विड से वेपर या कहें गैस के फॉर्मेशन को हम वेपराइजेशन कहते हैं। आपने जरूर चीजें बनाई होगी, उसमें आप देखते हैं भाप उठते हुए, जो भाप उठ रही है लिक्विड से गैस बन रहा है। तो जो टेम्परेचर है जिस पे लिक्विड और वेपर स्टेट आपके एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जो बॉइलिंग पॉइंट है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसको हम कहते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। ये भी सब्सटेंस और प्रेशर पे डिपेंड करता है, और जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे ये इंक्रीज करेगा, और वाइस वर्सा, मतलब अगर ये इंक्रीज करेगा तो प्रेशर इंक्रीज करेगा। जैसे अगर आप ऑल्टीट्यूड, हायर ऑल्टीट्यूड पे जाएं तो डेंसिटी जो हवा की है वो कम हो जाती है, तो कम प्रेशर आप लगाती है। तो हायर ऑल्टीट्यूड में एक्सटर्नल प्रेशर जैसे पानी पे है डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब ये है कि वो कम एनर्जी लेता है वाटर को ब्रेक करने में। यदि कम एनर्जी जरूरत है, इसका मतलब कम हीट, इसका मतलब कम टेम्परेचर, इसका मतलब वहां पर हायर ऑल्टीट्यूड पे कम टेम्परेचर पे भी पानी बॉयल हो जाएगा। सब्लिमेशन, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में चेंज होना। आपने कपूर वगैरह देखा होगा, अपने घर के कपड़ों वपड़ों में कपूर रखा होगा आपने, नेफ्थलीन की गोलियां। सब्लिमेशन में क्या होता है, जो सॉलिड है वो वेपर में चेंज हो जाता है, लिक्विड स्टेट पे जाता ही नहीं है बीच में। जिसमें सॉलिड और वेपर दोनों कोई एग्जिस्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। ड्राई आइस जैसे सॉलिड CO2 है वो डायरेक्ट आपका सब्लाइम हो जाता है। नेफ्थलीन बॉल्स जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो डायरेक्ट अब गैसियस स्टेट में चले जाते हैं। समराइज करते हैं, हीट एक फॉर्म है एनर्जी का जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी या सराउंडिंग मीडियम में आपका एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, फ्लो हो रहा है, और ये केवल इसलिए हो रहा है कि टेम्परेचर में डिफरेंस है। एक जगह का टेम्परेचर T1 है, एक जगह का T2 है, तो इस कारण से टेम्परेचर डिफरेंस है, तो यहां से वहां चीजें जा रही हैं। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस बॉडी की वो ही आपका टेम्परेचर का मेजरमेंट है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है। थर्मोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। और क्या हम मेजर करते हैं? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जो चेंज होती है टेम्परेचर के साथ। अलग अलग थर्मोमीटर अलग अलग टेम्परेचर स्केल्स
की तरफ लेके जाते हैं हमको। अगर आप टेम्परेचर स्केल बनाना चाहेंगे तो आप 2 फिक्स पॉइंट ले लीजिए, उसको चूज कर लीजिए, आर्बिट्ररी वैल्यू आप टेम्परेचर के देंगे तो जो 2 नंबर फिक्स किए हैं उसमें एक ओरिजिन होगा और एक साइज होगा यूनिट का, वो डिफाइन करते हैं साइज क्या होगा यूनिट का। जो सेल्सियस टेम्परेचर है टीसी, अगर हम इसको टीसी लिखें और टीएफ लिखें फ़ारेनहाइट को, तो उसके बीच में रिलेशनशिप कुछ इस तरीके से है, TF इक्वल टू 9/5 TC प्लस 32। एक आइडियल गैस इक्वेशन है जो कनेक्ट करती है प्रेशर और वॉल्यूम को और एब्सोल्यूट टेम्परेचर को, जिसको हम कहते हैं PV इक्वल टू म्यू RT। म्यू इसमें मोल है, R आपका इसमें यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल पे अगर हम जाए तो जो जीरो है स्केल का वो एब्सोल्यूट जीरो होता है टेम्परेचर, जो टेम्परेचर जहां पर हर एक सब्सटेंस उसकी जो मॉलिक्यूलर एक्टिविटी है वो सबसे कम हो। जो केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर है T, उसका सेम यूनिट साइज होता है आपके सेल्सियस TC के हिसाब से, लेकिन ओरिजिन में डिफरेंस होता है। यानी कि अगर TC की टेम्परेचर जो सेंटीग्रेड का लें तो कैपिटल T माइनस 273.15 होगा। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसको अल्फा एल बोल लें, AL बोल लें, या कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन अल्फा V बोल लें। ये अल्फा L है लेंथ के लिए, ये अल्फा V है। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसके बीच में ये रिलेशनशिप है आपकी। अब इसको भी मैंने तफसील से बताया आपको। बस ये समझ लीजिएगा कि यदि डेल्टा L और डेल्टा V ये आपके लेंथ में चेंज और वॉल्यूम में चेंज बता रहा है किसी टेम्परेचर के चेंज पर डेल्टा T, तो रिलेशन जो होता है अल्फा V, ये वाली जो बात है वॉल्यूम एक्सपेंशन, जो बराबर होता है थर्ड मतलब थ्राइस ऑफ जो लीनियर एक्सपेंशन अल्फा L। जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है सब्सटेंस की, वो हम ऐसे देते हैं S इक्वल टू 1/m डेल्टा Q बाय डेल्टा T, जहां पर मास आपका है, मास M मास है, डेल्टा Q जो है हीट जितनी रिक्वायर हो ताकि हम डेल्टा T टेम्परेचर चेंज कर सकें। जो मोलार हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो दी जाती है इस तरीके से 1/, अगर इसमें म्यू आता है आपका Q/T। तो जो लेटेंट हीट है फ्यूजन की LF, ये हीट पर यूनिट मास होती है, जो जरूरत होती है हम सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर सके उसी टेम्परेचर और प्रेशर पे। जो लेटेंट हीट आप वेपराइजेशन है LV, ये हीट पर यूनिट मास जो जरूरत होती है ताकि आप चेंज कर सके लिक्विड को वेपर स्टेट में, लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो 3 तरीके के हीट ट्रांसफर होते हैं, कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है, रेडिएशन होता है। कंडक्शन में क्या होता है? हीट ट्रांसफर होती है जो आसपास के नेबरिंग पार्ट्स हैं बॉडी के, मॉलिक्यूलर कोलिजन से होता है। यहाँ पर कोई मैटर का फ्लो नहीं होता है। मान लीजिए एक लेंथ है L बार, आप ले लिया आपने, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन उसका A है, इस तरीके से मैं अगर बनाऊं, और इसके एंड के टेम्परेचर है TC और TD, तो जो रेट ऑफ फ्लो होगा हीट H का वो होगा K TC माइनस TD बाय L। K इसमें थर्मल कंडक्टिविटी है उस मटेरियल की। न्यूटन लॉ कूलिंग ये बताती है कि जो रेट है कूलिंग किसी बॉडी की वो प्रोपोर्शनल किसके है? जो एक्सेस टेम्परेचर है बॉडी का सराउंडिंग से रिलेटेड। dQ बाई dt, इसको आप कह सकते हैं माइनस K T2 माइनस T1। T1 इसमें टेम्परेचर है सराउंडिंग मीडियम का, T2 है टेम्परेचर बॉडी का। तो ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस म्यू मोल में नापा जाता है, सेल्सियस टेम्परेचर TC से रिप्रेजेंट किया जाता है लेकिन डिग्री सेंटीग्रेड में नापा जाता है। केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैपिटल T से K से नापा जाता है, यूनिट K है। जो सेंटीग्रेड से रिलेट करें तो T माइनस 273.15। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा L, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन अल्फा V, ये दोनों ही बाय K यानी कि K माइनस 1 में दिया जाता है। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन और लीनियर एक्सपेंशन में रिलेशन ये है कि अल्फा V है बराबर 3 इंटू अल्फा L। जो हीट सप्लाई किया गया सिस्टम को डेल्टा Q, उसको हम जो जूल में नापते हैं, स्पेसिफिक हीट जो होती है S, वो इस यूनिट में नापी जाती है जूल पर केजी पर केल्विन। थर्मल कंडक्टिविटी K, ये आपकी H इक्वल टू माइनस KA dt बाई dx से नापी जाती है। तो ये बहुत ब्रीफ में मैंने इस टॉपिक को आपको बताया है, क्योंकि हम जब क्वेश्चन आंसर करें तो हमें आसानी हो। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।